जब हम बात करते हैं भारत की संस्कृति की, तो बात होती है एक ऐसी व्यवस्था की जहां नौनिहालों को सींचा जाता है और तैयार किया जाता है एक सामाजिक वृक्ष, जहां शिक्षा दीक्षा का मतलब महज किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास है। आज बात उसी व्यवस्था की जहां बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य सेहत इंडिया में आज बात गुरुकुल की, यहाँ के रहन सहन की, यहाँ के खान पान की और बात आयुर्वेद की। और इन सब के अलावा दिखाएंगे आपको भारत के गौरवशाली इतिहास का वो खजाना जिसे यहाँ गुरुकुल में सहेजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हरियाणा के झज्जर में बसा ये गुरुकुल इस क्षेत्र के सबसे पुराने गुरुकुलों में से एक है, जो अपने सख्त नियम कायदों के लिए जाना जाता है। यहाँ बचपन से ही अनुशासन का बीज डाला जाता है और उसे इस तरह तैयार किया जाता है कि वो जब बाहर निकले तो किसी भी हालात का सामना कर सके, एक अच्छा नागरिक बने, एक आत्मनिर्भर इंसान बने। सन 1916 में झज्जर नगर के एक प्रतिष्ठित पंडित परिवार से पंडित विश्वंभर दास ने इस गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल की नींव स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित करवाई गई, लेकिन सन 1942 से स्वामी ओमानंद जी यहाँ के आचार्य नियुक्त हुए। जब से स्वामी ओमानंद जी ने संस्था को संभाला, तब से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रही। यहाँ से सैकड़ों स्नातकों ने शिक्षा पाकर के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसके साथ साथ अनेक स्नातकों ने राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेकर के और उस तरह से भी प्रांतीय सरकारों में सेवाएं दी हैं। गुरुकुल पद्धति की जड़ें जितनी गहरी हैं उतना ही इसकी ख्याति भी है। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वालों में दूर दराज के छात्र भी शामिल हैं। यहाँ बच्चों की शिक्षा ही नहीं, उनकी सेहत और रहन सहन पर भी खास ध्यान दिया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों से यहाँ शिक्षा के लिए बच्चे आते हैं और इसके अलावा बल्कि नेपाल और कुछ समय के लिए अमेरिका आदि से भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र आते रहे हैं। तो विभिन्न प्रांतों से और मुख्यतः हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक छात्र यहाँ विद्याध्ययन कर रहे हैं, करते रहे हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे संस्कार प्रदान करने के लिए यहाँ सुबह से 4 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त के समय से सायंकाल 9 बजे सोने तक पूर्ण दिनचर्या नियमित तौर पर चलती है। उस दिनचर्या के माध्यम से हर विद्यार्थी व्यस्त रहता है और प्रातः सायं विशेष करके व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, अध्यात्म, इन सब विषयों में अपने आप को निमग्न रखते हुए और वो अपने आप को स्वस्थ रखने में सफल रहते हैं। किसी प्रकार की उनको बीमारी नहीं होती। अधिकतर अब कोरोना काल में भी जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस वक्त में भी यहाँ किसी भी छात्र को
इस प्रकार की कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हो पाई। जब हम आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गुरुकुल उसके मापक पैमाने पर सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बुनियादी जरूरतों के लिए बाजार के मोहताज नहीं रहते। अनाज, सब्जियां, दूध सब कुछ यहीं उपलब्ध है। यहाँ की गौशाला सही मायनों में गौशाला है। यहाँ ज्यादातर वे गायें हैं जिन्हें दूध न देने के कारण छोड़ दिया जाता है। आदर्श गौशाला एक स्थापित है, उसके अंदर लगभग 350-400 गायें वर्तमान में हैं। अधिकतर देसी नस्लें, विभिन्न जो देसी नस्लें हैं अपनी भारतीय, वो चाहे हरियाणा नस्ल है, गिर नस्ल है, साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, इन सभी नस्लों को यहाँ संरक्षण एवं सुरक्षा दी जा रही है, बढ़ाया जा रहा है। उनका शुद्ध दूध से ब्रह्मचारियों को आहार के रूप में दिया जाता है। तो इससे जहाँ ब्रह्मचारियों को शुद्ध गाय का दूध मिलता है अमृतमयी, उसी तरह से उन गौ के संरक्षण में और उनके रक्षा में ये संस्था विशेष ध्यान देती है। इसके साथ साथ अनेक, चाहे वो गोरक्षा आंदोलन रहा हो, अन्य गौशालाओं के संचालन में जो भी यहाँ का विशेष सहयोग रहा हो, वो समय समय पर रहता है। स्कूल के बाद भी बच्चों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, जिन्हें करने के बाद बच्चे स्वाध्याय करते हैं। उसके बाद बच्चों के व्यायाम का वक्त हो जाता है, जहां अनुभवी शिक्षक उन्हें तंदुरुस्त रहने के गुण बताते हैं। यहाँ डाइट का प्रबंध अच्छा है, ब्रह्मचारी की पालना ज़्यादा यहाँ होती है। यहाँ गुरुजी का और कोच का ध्यान बच्चों की तरफ ज़्यादा है, शिक्षा की तरफ और साथ के साथ खेल की तरफ। यहाँ विद्वान भी बनाए जाते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है और पहलवान भी बनाए जाते हैं। यहाँ अच्छे इंसान बनाए जाते हैं। गुरुकुलों में और व्यायामशाला में यही अंतर है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, गाय का दूध, गाय का घी मिलता है, बादाम मिलते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको पुरातन का ऐसा खजाना जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। झज्जर की एक खास बात इसे दूसरों से अलग करती है। यहाँ भारतीय पुरातन का ऐसा खजाना दबा पड़ा है जो आपको हैरान कर सकता है। यहाँ मौजूद टेराकोटा की मूर्तियां, हजारों साल पुराने सिक्के, बर्तन, हथियार हमेशा से शोधकर्ताओं के आकर्षण का विषय रहे हैं। वैसे तो सन 1960 में आरंभ हुआ था। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी से अधिकतर सामान आया। तो कालक्रम के दृष्टि से महाभारत काल के तो शस्त्रास्त्र हैं,
वहाँ से लेकर के और आज तक की चीज़ें इकट्ठी करने की चेष्टा की हमने। उनमें हथियार हैं, मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, टेराकोटा है, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, सिक्के डालने के से मुद्रा सांचे हैं, सील और सीलिंग भी है कागज़ पर। तो इस तरह की बहुत सारी सामग्री संग्रह की हमने। इसका लक्ष्य क्या था कि हरियाणा का इतिहास अभी तक लुप्त रूप में था। हम चाहते हैं कि इस संग्रहालय के द्वारा बच्चे शोध कार्य करें, हरियाणा की प्राचीन संस्कृति जो है वो जनता के सामने आए। तो बच्चे शोध कार्य करें, ग्रंथ लिखें, कोई एमफिल करे, कोई पीएचडी करे, इस तरह की हमारी योजना है ये। ये हरियाणा राजस्थान की सीमा पर नारनौल के पास झुंझुनू ज़िला है। उस झुंझुनू ज़िले में गांव है ढाणा। वहाँ लगभग 2 मील लंबा प्राचीन खंडर है। अभी तक सरकार का कोई संरक्षण नहीं। वहाँ मूर्तियाँ निकलती हैं, बाहर के लोग आते ले जाते। उन्हीं गांव के लोगों से संपर्क करके सैकड़ों मूर्तियाँ हमने भी ली हैं। कुछ तो वैसे लोगों ने दे दी, ज़्यादातर तो हमने आर्थिक रुपया पैसा दे करके ली हुई है। तो वहाँ की सैकड़ों मूर्तियाँ हम चाहते हैं कि उस खंडर पर राजस्थान सरकार कुछ काम करे, कुछ एक्सकर्शन करे, बच्चों को कुछ शोध कार्य के लिए वहाँ बुलाए। तो ये इच्छा है, किंतु अभी तक सरकार का कोई ख्याल वहाँ है नहीं राजस्थान का। तो और हरियाणा का वहाँ सीमा नहीं है, सीमा के साथ है वैसे। एक विद्वान कोई आए थे जर्मनी के, वो यहाँ के हथियारों का सैंपल लेके गए, चूरा। उन्होंने वहाँ से खबर दी कि 5000 साल के हैं। तो 5000 साल हम यहाँ से महाभारत युद्ध को कहते हैं। हमें लगता है कि महाभारत युद्ध के से संबंधित है। ऐसे सैकड़ों शस्त्रास्त्र अपने पास है। उसके बाद राजस्थानी राज्यों के, जयपुर के, जोधपुर के हथियार जो अंग्रेजी काल में चलते थे या मुस्लिम काल में, ढाल है, तलवारें हैं, वो भी संग्रह की हुई है। झज्जर से 30 मील दूर पर एक छोटा झांसवा गांव है, मोनवाड़ी उसका नाम है। वहाँ से सैकड़ों मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये मूर्ति वहीं से मिली है, खंडित है, विष्णु की मूर्ति थी, पैर पैर रह गए। ऐसे पत्थर की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती हैं। वहीं से ये शिवजी महाराज का वाहन नंदी बोलते हैं, वो वहीं से मिला है। वहीं से एक शिलालेख मिला हुआ है। इस शिलालेख वो पूरा तो तैयार करना था किसी ने, किंतु एक ही पंक्ति लिख पाया वो। आगे कुछ कारण हो गया होगा, युद्ध होगा, या एक पंक्ति लिख पाया। उस पंक्ति लिखा है, दौड़ दंडा घटी भगन मंदिर गिरी ग्रावाग्रपा तो छलद दुग्धाब्दीप विलोद मौक्ति गजल क्लिन्नाक्षि पक्ष्म स्पृश शौरे शर्मद्य संतुवाति कषण व्यायाम खिन्नात्मन। इसके बाद में आगे से लेख टूट गया है।
इस पर मूंज कूटते थे लोग, मूंज कूटते कूटते इसकी दोनों तरफ का सिरे का लेग टूट गया है। तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी इसका क्या उपयोग क्या है, उन्होंने तो अपना मूंज कूटनी थी। ये सिक्के ढालने के सांचे हैं। दो सांचों को मिलाया और ये जो साथ में छोटा सा पात्र रखा है धातु का, इसमें से धातु डाली और दो सांचे के बीच में जो छेद है उसमें डाल करके ठंडा होने पर निकाल लेते थे, वो सिक्का तैयार होता था। तो ऐसे सिक्के रोहतक में, खोखरा कोट में 6000 के करीब ये ठप्पे पाए गए हैं। तो ये सिक्के ढालने के सांचे ये बहुत रेयर चीज़ है, हर जगह नहीं मिलती, जहाँ राजधानी होती थी वहीं मिलते थे। पंजाब के राजा महाराजा हुए रणजीत सिंह जी, उनके सिक्के हैं, अकाल शाही लिखा हुआ, अकाल शाही अमृतसर तख्त। तो उनके साथ कांगड़ा ही हिमाचल में है, वहाँ के शासकों के भी सिक्के हैं ये। तो चेष्टा की कि हर जगह के सिक्के इकट्ठे किए जाएं। टिकटें आजकल की तो अपने देश की, बाहर के देश की टिकटें संग्रह कर रखी। बच्चों का ज़्यादा शौक होता है टिकटें इकट्ठे करने के लिए। स्कूल के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर टिकटें इकट्ठी करते हैं, तो उन बच्चों की दृष्टि के लिए भी इकट्ठी की हुई है। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे तैयार होता है गुरुकुल में बच्चों का भोजन। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
गुरुकुल में बच्चों को हर काम में शामिल होना होता है, चाहे फिर वो आश्रम में झाड़ू बुहारना हो या फिर खेतों से सब्जी लाना। यहाँ पर खाना बनाने का मतलब सिर्फ रोटी सब्जी या दाल रोटी पकाना नहीं है। इसका मतलब है हर उस गतिविधि में हिस्सेदार होना जो भोजन के लिए जरूरी है। शुरुआत होती है खेतों से कटकर आए गेहूं से, जिसे आश्रम के आंगन में उतारा जाता है। ये काम भी बच्चों के जिम्मे ही होता है, बच्चे ही मिलकर उसे बीनते हैं। इस तरह एक सामूहिकता का भाव बना रहता है और बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कामों को भी सीखते जाते हैं। इन्हें देश के किसी भी शिक्षा संस्थान में सिखाया नहीं जाता। इसके बाद बच्चों को ही खेत से सब्जी लाने का काम सौंपा जाता है, जहां उसके भीतर खेती को लेकर एक समझ विकसित होती है। वह जान पाता है कि सब्जी कब तोड़नी है, कौन सी सब्जी कच्ची है, कौन सी तैयार है। इस तरह यहाँ से तोड़ी गई सब्जी पहुँचती है किचन में, जहाँ खाने की तैयारी हो रही है। आश्रम के खाने को लेकर एक जरूरी बात है, यहाँ खाने की पौष्टिकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और बच्चों को हमेशा एक तरह का ही खाना दिया जाता है। इसका एक फायदा तो यह है कि उन्हें सादगी भरे जीवन को जीने की आदत बनी रहती है। दूसरा, इस तरह के खाने से उनकी सेहत भी ठीक रहती है, क्योंकि जब आप एक जैसा खाना खाते हैं तो लीवर को उसे पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपनी अपनी थाली लिए बच्चे अब भोजन के लिए जमा हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर 3 टाइम खाना दिया जाता है बच्चों को जी। सुबह दूध दलिया दिया जाता है, दोपहर को सब्जी रोटी और चावल दिया जाता है जी। शाम को सब्जी रोटी, शाम को चावल नहीं दिया जाता। चावल क्या है, शाम को खाने से क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जी। दोपहर को ही क्या है चावल खाना चाहिए। गुरुकुल सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, गुरुकुल सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग विद्या अध्ययन के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, बल्कि गुरुकुल एक पूरी जीवन पद्धति सिखाता है, गुरुकुल संस्कार सिखाता है। ये सारे बच्चे जो आसपास के क्षेत्रों से यहाँ आए हैं, यहाँ रहते हैं और साथ में सामूहिकता में भोजन करते हैं। ये भोजन पूरी तरह सेहतमंद है, ये भोजन यहीं पे उगाया जाता है। खुद ही बच्चे मेहनत करते हैं, खुद ही काटते हैं, खुद ही लाते हैं, खुद ही पकाते हैं। एक सामूहिकता का भाव गुरुकुल में देखने को मिलता है।